लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने 136 सर 136 भी किया था, 137 भी किया 137 भी। किया था, जी सर, कर लिया था। 138 करना है। 8 करना है। Okay, question number 138. In question 136, what is the maximum efficiency of the transformer? So we need to find the maximum efficiency of the transformer. अच्छा, यहाँ पे देख लो तो maximum efficiency कब होगा? उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि आपका efficiency maximum तभी होगा जब आपका क्या होगा, कंडीशन क्या थे कि आपके जब आयरन लॉस, when your iron loss become equal to the copper loss, तो फिर क्या होगा, फिर आपका एफिशिएंसी कॉपर मैक्सिमम लॉसेस होगा। लेकिन यहाँ पे देख लो तो आपका आयरन लॉस जो है वो मैक्सिमम होगा। 450 है और आपका कॉपर लॉस जो है वो 850 है, वो 450। अनइक्वल है। तो यहाँ पे हमने एफिशिएंसी को 850। किस तरह फाइंड करना है, जी। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला आपने याद रखना है कि आपका एफिशिएंसी मैक्सिमम तभी ओके। होगा जब क्या होगा, जब आपका योर एक्स टाइम्स फुल लोड वोल्टेज एम्पेयर टाइम्स पावर फैक्टर डिवाइड बाय, यही होगा x टाइम्स फुल लोड वोल्टेज एम्पेयर टाइम पावर फैक्टर, ये आपका आउटपुट पावर है। ओके, आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉसेस प्लस एक्स स्क्वायर इनटू कॉपर लॉसेस। सो ये फार्मूला आपने याद रख दें। अच्छा, व्हाट इज़ एक्स? एक्स क्या होगा इस फार्मूला में? आपका तो फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वी ए पावर फैक्टर, ये सब आपको पता है, बट व्हाट इज़ मीन बाय एक्स? सो योर एक्स इज़ nothing, it is just x, it is equal to the square root of iron losses यस। divided by full load copper losses. So हमने क्या करना है, for finding the efficiency first of all we will need to find the x value. So iron losses in this case is 450, full load copper loss is 850. ये डिवीजन करने से क्या आता है? सर 0.727। 0.727. अच्छा, this x is the fraction of full load kVA. It is the fraction of full load kVA at which the efficiency is maximum. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए x की वैल्यू क्या आ गया, 0.727। तो इसको अब यहाँ पे हमने पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, 0.727 हो जाएगा। फुल लोड के वी कितना है, वो आपका 40 एम्पेयर 40 किलो वोल्ट एम्पेयर गिवन है, सो 40,000 हो जाएगा वोल्ट एम्पेयर। पावर फैक्टर कितना गिवन है, दैट इज़ 0.8 डिवाइड बाय 0.727 टाइम्स 40 किलो टाइम्स 0.8 हो जाएगा। आयरन लॉसेस कितने हैं, दैट इज़ 450। कॉपर लॉसेस कितने हैं, दैट इज़ 850 850। टाइम्स 0.727 स्क्वायर करने। सो इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, उसका स्केल भी मॉडिफाई। सर सही नहीं आई वैल्यू। 2.18। ये तो नहीं आनी चाहिए 2.18। ऊपर से आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 0.727। ये सर 0.727 मल्टीप्लाई बाय 40,000 123 मल्टीप्लाई बाय 0.8 सर 23264। ऊपर वाला नोमिनेटर को सॉल्व करें तो 2624 आ रहा है।
23264. Okay. 23264. 850 multiplied by 27 0.727. सर एक मिनट में कर रहा हूँ सर। नोमिनेटर को सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट। सर ये एक तो यही वैल्यू आ जाएगी ना, इसके अंदर ही हम वो ऐड कर दें कॉपर लॉसेस और जी जी आयरन लॉसेस, चल जाएगा इसी तरह। जी जी। प्लस ये आ जाएगा 450 प्लस 449.24। सर ये बना 24163.24। 23264 डिवाइड बाय आंसर सर 0.962 आया है इस दफा। उसको मल्टीप्लाई कर लो 100 के जी साथ, सो यू विल गेट दिस आंसर। ये आंसर चेक कर लो सही है क्या गलत। 96.27 138.4। यस सर सही है। सही है। तो इसी तरह दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 139 समझ आ गया आपको? A 440 volt to 110 volt transformer has a primary resistance इतना and secondary resistance इतना. If iron loss at normal input is 150 watt, the secondary current at which maximum efficiency will occur is. So we need to find the secondary current. Yes. अच्छा, एट विच द मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर। तो अभी मैंने फ्यू मिनट्स पहले कहा कि आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा? जब आपका आयरन लॉस, व्हेन आयरन लॉस बिकम इक्वल टू द कॉपर लॉस। ओके, सो आयरन लॉस गिवन है कि नहीं? यस, आयरन लॉस आपको 150 वाट गिवन है। ओके, कॉपर लॉस हमारे पास क्या होता है? आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है। सो आपका ये I2 स्क्वायर और R2 हो जाएगा। सो करंट एट द सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा? 150 रेजिस्टेंस एट द सेकेंडरी साइड, लेकिन सारे रेजिस्टेंस आपने लेने हैं। ओके, नॉट जस्ट द सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस। प्राइमरी साइड को भी आपने सेकेंडरी साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि प्राइमरी साइड का जो रेजिस्टेंस होता है उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है ऑन दी सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई यू विल आल्सो टेक दैट। सो ये आपका R2 क्या हो जाएगा? R2 आपको हो जाएगा 0.02 प्लस 0.03 डिवाइड बाई n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर हो गया। सो ये आपका सर ये आप शिफ्ट कर रहे हैं? यस, मैं इसको सेकेंडरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। सो ये आपका 0.03 n क्या हो जाएगा? 110 डिवाइड बाई 140 440। इसका स्क्वायर लेना है आपने। इसको सॉल्व कर लो, इससे क्या आता है? जीरो 0.02 मल्टीप्लाई 0.03 और प्लस 0.02 प्लस, ये प्लस है। यस, ये प्लस है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सर ये आया 0.021 0.021 ओम आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे पुट कर लो 0.021। सो यू विल गेट द सेकेंडरी साइड करंट वैल्यू 150 डिवाइड बाई 0.021 कर लो, और स्क्वायर रूट भी लेना है आपने। ओके, 150 डिवाइड बाय 0.021 84.5। स्क्वायर रूट भी लेना है, ले लिए? ये सर लिया है। क्या रहे इससे? 84.51। 84 तो नहीं है यहाँ पे। 84 नहीं मैं कर लेता हूँ। सर हैज अ प्राइमरी रेजिस्टेंस
82.8 आ रहा है, तो 83 आ रहा है आपका। 82 82.8 आ वन रहा है। सर 150 डिवाइडेड बाय 0.021 का अंडर रूट, ऐसे ही सॉल्व किया आपने? यस, इसी तरह मैंने किए। हम्म, एक्चुअली तो मेरे पास 80। ये वैल्यू आप सारे ले लो तो आपके पास ये आंसर आएगा। मैंने वो वहाँ पे आंसर यूज़ किए हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आंसर यूज़ किए अच्छा, हैं। आंसर यूज किया, ठीक है। जी, तो आप भी इस तरह और कर सर लो। एक बात आपसे पूछनी थी, आप ये प्राइमरी इम्पीडेंस को सेकेंडरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं? यस यस, क्योंकि और प्राइमरी अगर रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता है सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस पे। तो आप इस तरह कभी भी नहीं कर सकते कि आप R2 ले लो और R2 आपने सिर्फ सेकेंडरी साइड लेने हैं। आपने उसके साथ R1 को भी शिफ्ट करना है सेकेंडरी साइड पे, ओके सर। क्योंकि R1 का भी इफेक्ट होता है ऑन सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट 140। 140, in the above questions what is the maximum efficiency at a unity power factor? ओके, अब हमारे पास करंट भी आ गया, आयरन लॉसेस भी आ गए हैं, सही है। जी सॉरी, कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस दोनों आ गए। तो अब हमारे पास क्या होगा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होगा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे एक फार्मूला बताया कि आपके फार्मूला किसके इक्वल होगा, एक्स टाइम्स एक्स फुल फुल लोड लोड टाइम्स पावर। फुल लोड। यस, फुल लोड जी, पावर, ओके, इनटू पावर फैक्टर इनटू पावर फैक्टर डिवाइड बाय डिवाइडेड एक्स बाय टाइम्स फुल एक्स। लोड टाइम्स पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉसेस जी, प्लस प्लस एक्स आयरन स्क्वायर लॉसेस कॉपर प्लस कॉपर लॉसेस, लॉसेस। सही एक्स है। के कॉपर लॉस, अच्छा, ठीक है सर। एक्स इज इक्वल टू आयरन लॉसेस डिवाइड बाय कॉपर लॉसेस स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देख लो, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमारे पास आयरन लॉसेस बिकम इक्वल टू द कॉपर लॉसेस। ओके, लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने लिए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। सो जी आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऊपर आपका क्या आ जाएगा, उन्होंने आपका पावर फैक्टर भी 1 है और एक्स भी 1 है, लेकिन फुल लोड वी ए मुझे गिवन नहीं है, सही है। तो सेकेंडरी साइड करंट मेरे पास आ गया, करंट कितना है, वो 82.58 है। सेकेंडरी साइड वोल्टेज कितना है, वो 10 है। तो वी ए क्या हो जाएगा, 110 टाइम्स 82.58 हो जाएगा, डिवाइड बाय 110 टाइम्स 82.58, पावर फैक्टर इज 1 एंड एक्स वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 1, प्लस आयरन लॉसेस कितने हैं, आयरन लॉसेस आपके पास 150 है, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वैल्यू इज 1, सो 1 स्क्वायर इज 1 एंड कॉपर लॉसेस इज आल्सो 150। इसको सॉल्व कर लो, इससे आपके पास जो आते हैं वो दैट्स विल बी द फाइनल आंसर। ओके सर। 0.9680। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, सो यू विल गेट 96.8। जी जी सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 141। if जी 200 a 200 400 volt 10 kVA 50 hertz single phase transformer has at full load a copper loss of 120 watt. If it has an efficiency of 98% at full load, 98। determine the iron losses. Determine the iron। Yes, we need to find the iron losses. Okay. अच्छा, यहाँ पे अभी हम जो अभी फ्यू मिनट्स पहले फार्मूला यूज़ कर रहे थे वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस फार्मूला में एक्स की वैल्यू है वो यूज हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू मेरे पास, एक्स में आपका आयरन लॉस भी टर्म भी यूज़ होता है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको आप यूज़ करोगे तो आपका इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, सही है। तो यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि आउटपुट मुझे गिवन है, सही है, और पावर फैक्टर मेरे पास यूनिटी है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका पावर कितना है, 10 kV है, सही है। 10 kV।
यहाँ पे इन्होंने मुझे वो नहीं दिया, पावर फैक्टर नहीं दिया। तो जब आपको पावर फैक्टर गिवन नहीं है तो इट मीन्स नहीं दिया, तो इट मीन्स कि आपका पावर फैक्टर 1 है। ओके, जब वो 1 नहीं ओके होगा तो फिर वो ये आपको स्पेसिफाई करेंगे। तो आउटपुट पावर यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, पी आउट, वो आपका हो जाएगा सर 10 के 10 वी के। ए से। अच्छा, तो हमारे पास एफिशिएंसी किसकी इक्वल होती है, कॉपर आउटपुट लॉस। पावर डिवाइड बाय पी आउट यस सर, आउटपुट। प्लस पी लॉसेस। लॉसेस में क्या कौन कौन से आ जाते हैं, लॉसेस में आपके सर आयरन लॉस आ आयरन जाता है। लॉसेस और कॉपर लॉसेस। जी। अच्छा, तो इन्होंने कॉपर लॉस आपको गिवन है, फिर कॉपर लॉस भी आएंगे। कॉपर लॉस 120 वाट है। आयरन लॉस हमने फाइंड करने हैं। जी। आउटपुट पावर मेरे पास 10 के वी है। तो ये आपका एफिशिएंसी भी आपको गिवन है 98%, तो वो 0.98 हो जाएगा। 98%। पी आउट कितना है, पी आउट आपका 10 हो जाएगा, तो किलो है तो 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये 10,000 हो जाएगा, प्लस आयरन लॉस प्लस 120 कर लो। तो इसको सॉल्व कर लो, इससे क्या आता है। सर ये इसमें से आयरन लॉस कैसे निकलेगा? सर 0.98 को नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यस सारी को। यस। ओके। So this will be your final answer. ओके सर। समझ आ गया आपको, इजी है। ओके सर वो कैलकुलेशन है वो मैं कर लूँगा, ये यस। से कर लूँगा, थोड़ी सी वो मैं लेट हो गया जी। 140 141 था, 142। Efficiency of the transformer at half load at 0.8 power factor lagging। तो इन्होंने अब हमें हाफ लोड दे दिए हैं, सही है। और इन्होंने यही तो सर 10 को हाफ लेंगे। यस 10 को हम हाफ करेंगे, तो इट मीन्स कि आपका जो x की वैल्यू है वो 0.5 आ गया। ओके ठीक है। ठीक है सर, अब उसी तरह x इंटू पावर हाफ लोड मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय, यस तो तो भी आप फार्मूला लगेगा ना? आपका ये क्या हो जाएगा, यस ये आपका हो जाएगा 0.5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर क्या गिवन था, मल्टीप्लाई। सर लास्ट क्वेश्चन में जो 10 टोटल पावर थी वो 10 हमारे के पास 10 या के 10 केवीए। अच्छा Point- इसको कमर 10 केवी ही रखना। यस
मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4.8। सर यहाँ पे आयरन लॉसेस थे हमारे पास, जो भी फाइंड किए हैं वो यूज होंगे 84। यस, आयरन लॉस कितने थे हमारे पास अभी? 84 आए हैं सर जी 84 आए हैं। और सर कॉपर लॉसेस आई थिंक 120 थे जी, 120 वो यूज करेंगे जी। आयरन लॉस आपका 84 आ जाएगा यहाँ पे, और कॉपर जी। लॉस और के कॉपर साथ एक लॉसेस स्क्वायर भी था, तो 120 0.5 का स्क्वायर ले लो। और कॉपर लॉस तो कितने थे? वो 184 थे। 120 सर 120 120, ओके। तो इसको सॉल्व जी। कर लो, इससे आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगा 0.5 4 क्या आएगा ऊपर से? मैं सर कर रहा हूँ, एक मिनट। 84 प्लस 0.5 स्क्वायर 30 आ जाएगी इससे। सो दैट्स विल बी इक्वल टू 30 प्लस 84 प्लस 4000 divided by answer times 100, you will get 97.22 आ रहा है। yes 97.22%. जी So सर। 4 will be your answer. Okay, question number 143. वो Which of the following transformer should never have secondary open circuited while the primary is energized? Very important MCQs. क्या हो गया इसमें? 143। which of the following transformer should never have the secondary open circuit while the primary is energized? ये बहुत इंपॉर्टेंट सर एमसीक्यूज मुझे है। कंसेप्ट नहीं। ये हम ओके सर। the answer is actually the current transformer. Current transformer is used for the measurement of the current, okay, and it is the step up transformer. ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? आपका सेकेंडरी साइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी साइड वोल्टेज एंड द सेकेंडरी साइड करंट इज लेस देन द प्राइमरी साइड करंट, ओके। सो योर करंट ट्रांसफार्मर इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है आपका, सही है। और करंट ट्रांसफार्मर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? अक्सर जो आपका स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन होते हैं, सही है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम हमारा जो करंट होता है वो थाउजेंड्स ऑफ द एम्पियर्स में होता है, काफ़ी हाई करंट होता है वहाँ पे। तो उस हाई करंट को आपने किसके थ्रू मेजर करना है? टेस्टर के थ्रू आपने मेजर करना है उसको। ओके करंट ट्रांसफार्मर जी। उस हाई करंट को हम अक्सर सर टेस्टर असल के में थ्रू मेजर नहीं करते, उसको हम करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू मेजर करते हैं, ओके। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? वो हाई ये पिक कर लेते हैं करंट को, सही है। और जो इसका सेकेंडरी साइड होता है उस पे वो स्टेप डाउन कर लेते हैं करंट को, लाइक हाई करंट को स्मॉल करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो आपका मीटर होता है, जो एम मीटर होता है, या जो भी आपने हाई पावर एम मीटर्स कनेक्ट किए होते हैं सेकेंडरी साइड पे, तो वहाँ पे आपके पास करंट शो हो जाएगा। क्योंकि इसको हम इतना कम कर लेते हैं, अक्सर 1 एम्पेयर में ले आते हैं या 5 एम्पेयर में इसको हम स्टेप डाउन कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम टर्न रेशो इसका रखते हैं ट्रांसफार्मर का। अच्छा, इस ट्रांसफार्मर में अगर यहाँ पे आप इस करंट ट्रांसफार्मर को अगर सेकेंडरी साइड आप ओपन सर्किट कर लो, लाइक अगर ओपन सर्किट कब होगा? दिस इज़ द करंट ट्रांसफार्मर, सही है। तो आपका ये सेकेंडरी साइड पे लोड होगा, सही है। तो जब आप इस लोड को रिमूव कर लो तो क्या हो जाएगा? आपका ये सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट हो जाएगा, सही है। ओके सही है। तो ये आपका सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? जो आपका मेन करंट होगा प्राइमरी साइड पे क्या होगा? मेन करंट जाएगा, लाइन करंट होगा, सही। दिस इज द लाइन करंट। ये जो आपका मेन करंट आ रहा है ना, लाइन हाई करंट, सही है। जो मेन हाई करंट आ रहा है वो प्राइमरी साइड पे,
दिस इज़ द प्राइमरी साइड एंड दिस इज़ द सेकेंडरी साइड, तो वो प्राइमरी साइड के में फ्लो होते हैं और फिर आगे जाते हैं, सही है। तो जब आपका जी सेकेंडरी साइड ओपन हो जाएगा तो आपका जो मेन लाइन करंट है वो यहाँ से फ्लो करेगा, सही है, सही है। जी लाइक इस तरह नहीं हो कि अगर लाइन करंट नहीं होगा तो फिर तो कोई ख़तरे की बात नहीं है, अगर आप सेकेंडरी साइड को ओपन कर लो या क्लोज कर लो कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन जब लाइन करंट होगा और तभी आप सेकेंडरी साइड को ओपन कर लो तो फिर काफ़ी डेंजरस है। किस तरह डेंजरस है? इस तरह डेंजरस हैं कि आपका इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करना स्टार्ट कर लेते हैं, सही है, क्योंकि फिर ओके आपका ज़्यादातर ये लाइन करंट जो है ये सो देन दिस लाइन करंट विल बिकम मैग्नेटाइजिंग करंट। तो इट मीन्स कि आपका मैग्नेटाइजिंग करंट अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हाई हो जाते हैं। ओके, सेकेंडरी साइड को ओपन करने से आपका मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स बढ़ जाते हैं। एज वी नो दैट कि जब आपका मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स आपका बढ़ जाएगा। जब आपका फ्लक्स बढ़ जाता है तो हमारे पास सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज जो है वो डिपेंड करता है फ्लक्स पे, सही है। तो फ्लक्स पे ओके तो फ्लक्स पे वो डिपेंड करता है। ये हमारे पास सेकेंडरी साइड पे ये नहीं होगा, हमारे पास वो था 4.44 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स एंड जी एन। सर ओके, ये फॉर्मूला जी ट्रांसफार्मर के लिए। तो आपका जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज है वो डिपेंड करता है फ्लक्स पे। तो जब फ्लक्स बढ़ जाता है, फ्लक्स आपका हाई हो जाता है, उसकी वजह से आपका सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज होगा वो भी हाई हो जाएगा। जी सो अच्छा, फ्लक्स की वजह से भी आपका वोल्टेज बढ़ जाता, सॉरी ये सेकेंडरी साइड नहीं प्राइमरी साइड पे आपका ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। दिस इज द प्राइमरी साइड। ओके, वोल्टेज यहाँ पे प्राइमरी साइड आप पे बढ़ेगा। या क्योंकि यहाँ पे आपका करंट प्राइमरी साइड पे आपका करंट बढ़ गया है, लाइन करंट लाइक मैग्नेटाइजिंग करंट आपका बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स बढ़ गया है प्राइमरी साइड पे। तो प्राइमरी साइड पे आपका जो वोल्टेज होगा वो भी बढ़ जाएगा। ओके, वोल्टेज अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता जी है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इट मीन्स कि आपका जो टर्न रेशो है विच इज़ इक्वल टू सेकेंडरी साइड number of turns at the secondary side to the number of turns at the primary side, and in this is the step up transformer, and in step up transformer the number of turns at the secondary side is greater than the number of turns at the primary side, ग्रेटर so it means your n value will be greater than 1. so it means कि आपका जो secondary side पे voltage है that is equal to n into ep. so जब ये आपका बढ़ जाएगा और n value is also greater than 1, तो ये भी आपका काफ़ी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि n आपका काफ़ी बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंडरी साइड पे मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे 1000 एम्पेयर्स होते हैं और यहाँ पे 5 एम्पेयर होते हैं, सही है। तो आप देख लो टर्न रेशो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, टर्न रेशो आपका 200 आ रहे हैं यहाँ पे। इन दिस केस ओके द टर्न रेशो इज 200। 200 यस, तो ओके इतना ज़्यादा टर्न रेशो हो गया और आपका प्राइमरी साइड पे वोल्टेज भी काफ़ी बढ़ गया है, सही है। तो वोल्टेज भी बढ़ गया है और जी टर्न रेशो भी काफ़ी हाई है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो हमारे पास होता है करंट ट्रांसफार्मर, उसका टर्न रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो टर्न रेशो भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से आपका सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, वोल्टेज है सही है, ओके जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी साइड पे जो इंसुलेशन है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सेकेंडरी साइड इंसुलेशन ब्रेकडाउन या आपका जो इंसुलेशन है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। लाइक आपका जो वायर का जो इंसुलेशन है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि जब आप लोड को रिमूव करो तो इसको आप शॉर्ट सर्किट रख दिया करो। शॉर्ट सर्किट से क्या होगा,
कि आपका हाई करंट जो यहाँ पे आएगा वो उसमें फ्लो होगा, सही है, लाइक आपका जो वोल्टेज है वो कम होगा। अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन आपका ये वोल्टेज इस साइड पे अगर बढ़ेगा तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा इसको। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट आपका बढ़ रहा है, अभी मैंने फ्यू मिनट्स पहले कहा कि मैग्नेटाइजिंग करंट आपका बढ़ रहा है, तो इट मीन्स के जब आप यहाँ पे आपका आयरन लॉसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। ओके, इसकी वजह से आपके आयरन लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। ओके। काफ़ी बढ़ जाएंगे, सही है। तो इसी वजह से आपने सेकेंडरी साइड को ओपन सर्किट नहीं रखना व्हेन द line current is flowing at the primary side. Okay, you should short circuit the secondary terminals ताकि हाई वोल्टेज आपका प्रोड्यूस ना हो, सही है। So which of the following transformers should never have the secondary open circuited when the primary is energized? Primary is energized means when the line current is flowing at the primary side, then that is the current transformer. Okay, अगर जैसे ही आप इसको लोड को रिमूव कर लो तो ये एक धमाका सा हो जाता है। सो अगर आप SDO लग गए तो यू शुड बी वेरी केयरफुल ओवर देयर। फिर स्टाफ आपसे पूछेगा कि ये क्या हो गया सर। या तो रीज़न क्या आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या मसला आ गया। शायद ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। धमाका तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद रीजन भी पता होना कि क्यों हुआ है। यस, रीजन भी पता होना चाहिए क्योंकि हाँ, ये लोअर किसी एक का तो जवाब देना। ये सबऑर्डिनेट्स पर काफ़ी हंसते हैं ऊपर उस पे। एक था सबऑर्डिनेट्स हमारे घर में, वो काम करने के लिए आए थे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, तो वो कह रहा था कि यहाँ पे जो हमारा इंजीनियर है वो 11 kV के ऊपर लाइन गुजर रहा था, उसने टेस्टर उठा दिया कि टेस्टर के थ्रू चेक करो कि इसमें करंट जा रहा है कि नहीं, तो हंस रहे थे। तो फिर इस तरह फिर वो हंसते रहते हैं जी। काफ़ी बेइज्जती होती है क्योंकि 11 kV को आप टेस्टर से मुहैया कर लो। लेकिन अगर आपको रीज़न आता हो तो फिर वो आपसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं, काफ़ी इज्जत करते हैं जी। और होपफुली आपके ये कंसेप्ट्स नहीं पढ़ते हम बैचलर में, हम बहुत इजी लेते हैं इन सब्जेक्ट्स को और इतना डीप भी नहीं है। एग्जामिनेशन के हवाले से हम थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, बस हम कहते हैं कि बस वो एक दफ़ा डिग्री मिल जाए तो उसके बाद, लेकिन आगे काफ़ी मसले होते हैं, प्रॉब्लम मुश्किल होती है। ये तकरीबन सारे ही ऐसे करते हैं, हमने भी ऐसे किए हैं। कांसेप्ट मोस्टली इसी तरह होता है या कोशिश नहीं की। अच्छा, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एफिशिएंसी ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर? व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर? आई थिंक दैट्स विल बी 95%। 95 सर जी। एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल मशीन में आपके ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जिसका एफिशिएंसी आपको काफ़ी हाई होते हैं, सही है। देख लो एंड आंसर 1 ये है कि नहीं सर? 144 पे 95 है सर, यही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 145, हाउ आर ट्रांसफार्मर जनरली कूल्ड फॉर इंस्टॉलेशन रेटेड एट लेस देन 5 kVA? ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, नॉन ऑफ द अबव? सर लेस देन 5 kVA है तो एयर कूल्ड, या इसको हम एयर कूल्ड करते हैं लेस देन 5 kVA को, सही है। अच्छा, हमारे पास कुछ ट्रांसफार्मर ऑयल एंड वाटर कूल जो होता है ना, ऑयल एंड वाटर कूल, वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफार्मर हैविंग रेटिंग मोर देन 30 MVA। उसके लिए जी सर, लेस देन 50, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेस देन 50 kVA। या ऑयल एंड वाटर कूल ये काफ़ी बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं,
30 MVA Okay. megavolt ampere. See, Okay. so if the transformer capacity is more than 30 MVA, तो फिर you will use oil and water cooled कूलिंग सिस्टम. इसमें हमारे पास काफ़ी कूलिंग सिस्टम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा. एक आपका होता जी. है नेचुरल एयर नेचुरल ऑयल कूलिंग सिस्टम. एक आपका होता है ठीक है. फोर्स ऑयल फोर्स एयर कूलिंग सिस्टम. एक आपका होता है एयर नेचुरल ऑयल फोर्स कूलिंग सिस्टम. एक आपका होता है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स कूलिंग सिस्टम. इस तरह के 4 टाइप्स हैं. ये आप फिर देख लो डिटेल में. सही है. ये अक्सर इंटरव्यूज़ ठीक में है. भी पूछते हैं कि आपका कूलिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपने फिर ये आंसर करना है कि एयर नेचुरल ऑयल नेचुरल कूलिंग सिस्टम, एयर फोर्स ऑयल फोर्स कूलिंग सिस्टम, एयर नेचुरल ऑयल फोर्स कूलिंग सिस्टम, या ऑयल नेचुरल एयर फोर्स कूलिंग सिस्टम. एयर फोर्स कूलिंग सिस्टम ओके मीन्स कि सर. आपने वो स्पेशल फैंस लगाने. तो इस तरह के वो आप थोड़ा सा डिटेल में फिर देख ओके लो इसको बाद में. सर, इसको मैं सर्च अच्छा, कर ऑयल लूंगा, जो टाइप्स मोस्टली ऑफ कूलिंग सिस्टम. या ऑयल जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो हम मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं. सही है. ओके सर. मिनरल ऑयल. या मिनरल ऑयल की जो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं. इसके इलेक्ट्रिकल एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं. सही है. मिनरल ऑयल में मोस्टली नेफ्थेनिक ऑयल हम मोस्टली यूज़ करते हैं. सही है. सर ये क्या क्या नेम है? नेफ्थेनिक ये क्या है? नेफ्थेनिक नेथेनिक ऑयल. ठीक है सर, मिनरल ऑयल है ये. नेफ्थेनिक जी ऑयल. सर. मोस्टली अक्सर हम यही यूज़ करते हैं. सही. अक्सर ये उसमें भी पूछते हैं कि ऑयल हम कौन सा यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर में हम कौन ठीक है. सा ऑयल यूज़ करते हैं. सही है. तो ठीक है. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है सर. अक्सर वाइवा में पूछते हैं. ठीक है. अच्छा, next, the isolation transformer has primary to secondary turn ratio of 1:1, 1:2, 2:1, can be of any ratio. अच्छा, हमारे पास अक्सर जो आपने कंट्रोलर पढ़ा होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा होगा. सही है. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करते हैं जस्ट फॉर द आइसोलेशन पर्पस. ओके. फॉर आइसोलेशन वी यूज़ ट्रांसफार्मर. सही है. तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर मोस्टली यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए यूज़ नहीं करते, बस सिर्फ हम आइसोलेशन पर्पस के लिए यूज़ करें. क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि कोई फिजिकल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है. इलेक्ट्रिकल वायर्स एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वायर एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे ट्रांसफार्मर हम सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. तो ये आपका टर्न रेशो 1:1 होने चाहिए. ये देख लो आंसर सही है कि गलत. जी होना सर, चाहिए सही है. इसका मैं आंसर वैसे. जी. सही है. जी सर, सही है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोड ऑन ए ट्रांसफार्मर इज 2 into 0 degree, 2 into 0 degree ohm or 2 into 20 degree ohm. The efficiency of the transformer will be greater for the load of 2 ohm, greater for the load of इतना, same for the. तो आई थिंक दैट्स विल बी ग्रेटर फॉर द लोड ऑफ इतना, क्योंकि यहाँ पे आपका ये रेजिस्टर है, प्योर रेजिस्टर है. एंड दिस इज नॉट द प्योर रेजिस्टर. इसमें आपका दिस एम्पिडेंस, इसमें आपका कुछ ना कुछ रेजिस्टर हैं और सम ऑफ द इंडक्टर हैं. सही है. कैपेसिटर इंडक्टर हो सकते हैं, या रिएक्टेंस भी हैं. रिएक्टेंस आपका कैपेसिटर भी हो सकते हैं, या उसका इंडक्टो रिएक्टेंस भी हो सकते हैं. सही है. तो ये आपका आंसर होगा. आंसर क्या है एंड पे? सर फर्स्ट है. सर ये अपने जो ये है डिग्री 0 डिग्री, यहाँ से आपको पता चला ये प्योर रेजिस्टिव है. आपको पता लगना चाहिए क्योंकि 20 डिग्री है.
ये 0 डिग्री है तो ये आपका रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे करंट और वोल्टेज आपका इनफेज होते हैं, जबकि यहाँ पे आपका करंट और वोल्टेज इनफेज नहीं होता। ये इस तरह है ना कि आपका इन फेज होगा तो फिर 0 डिग्री। यस, दिस इज द करंट। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो यही होगा और यही आपका एम्पिडेंस भी होगा इस सर्किट का, सही है। करंट है और वोल्टेज भी आपका इन फेज है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा इंडक्टर होगा तो फिर क्या होगा, वेवफॉर्म आपका क्या बनेगा, एम्पिडेंस दिस विल बी जेड, जेड आपका टोटल होगा, तो जेड इस सर्किट का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये आपका एक्स एल हो जाएगा, और ये आपका जेड हो जाएगा। सो इम्पिडेंस कितना एंगल बना रहे हैं, वो इतना बना रहे हैं, विच इज़ इन दिस केस इज 20 डिग्री, सही है। तो अगर इस एरो को आप नीचे ले आओ, इस एरो को आप डाउन कर लो, तो इट मीन्स कि आपका ये वाला टर्म 0 हो गया, तो इट मीन्स कि प्योर रेजिस्टर है। और जितना ये टर्म 0 हो गया तो इट मीन्स कि आपकी एनर्जी, जितना आप एनर्जी दे रहे हो उतना आपको आउटपुट मिल रहा है, कोई स्टोरेज नहीं हो रहा। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर जब होगा तो फिर आपका एफिशिएंसी इतना बेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका स्टोरेज भी हो रहा है, आपको पावर ज़्यादा देना चाहिए ताकि आपको थोड़ा आउटपुट भी मिले और आपको स्टोरेज के लिए भी थोड़ा सा वो देना चाहिए। ठीक है सर, सही है। तो 148 A three-phase 50 Hz transformer has a delta connected primary and star connected secondary. The line voltage has being Etna and Etna respectively. The secondary has a star connected balance load at 0.8 power factor lagging. The line current on the primary side is 5 ampere. What is the secondary phase current? अच्छा, सेकेंडरी फेज करंट मुझे फाइंड करना है। द लाइन करंट ऑन द प्राइमरी साइड इज इतना। अच्छा, सेकेंडरी फेज करंट मुझे फाइंड करना है। अच्छा, सेकेंडरी फेज एक्चुअली आपका जो होता है ना टर्न रेशो, दैट इज विच इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 विच इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1 विच इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2। तो आपका जो टर्न रेशो होता है ये करंट आपका फेज करंट होता है। तो आपका फेज करंट, सेकेंडरी फेज करंट विल बी इक्वल टू I1 डिवाइड बाई टर्न रेशो। ओके, तो ये आपका I1 क्या हो जाएगा, या टर्न रेशो की जगह आप ये वाला ये यूज़ कर लो, तो आपका I2 क्या हो जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा, V1 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, लाइन करंट आपको गिवन है तो मुझे इसको फेज करंट में कन्वर्ट करना है। तो द रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन इज, दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन करंट। ओके, आई लाइन करंट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट इंटू आई फेज करंट। तो लाइन करंट 5 एम्पियर है तो फेज करंट क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। तो I2 आपके क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। V2 क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन वोल्टेजेस मुझे गिवन है, सही है। सर हमें लाइन करंट गिवन है 5 एम्पीयर। प्राइमरी साइड आपका क्या है, यस, लाइन वोल्टेज भी आपको दोनों लाइन वोल्टेजेस हैं। और करंट आपको 5 एम्पियर गिवन है यहाँ पे। अभी हमने क्या करना है, V2 और V1 को भी फाइंड करना है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपके पास लाइन करंट आ गया, I1 आ गया, इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा वो मसला हो रहा है। मसला क्या हो कि हैज़ ए डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी, तो प्राइमरी साइड आपका डेल्टा है, सेकेंडरी साइड आपका स्टार है, सही है। लाइन वोल्टेज, यहाँ पे लाइन वोल्टेज कितना है, दैट इज़ 22,000 और यहाँ पे आपका 400 वोल्ट है। अच्छा, दिस इज़ डेल्टा। तो डेल्टा में आपका जो लाइन करंट होता है दैट इज़ इक्वल टू फेज वोल्टेज। ओके,
डेल्टा में आपका जो फेज वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू द लाइन वोल्टेज, तो इट मीन्स कि आपका ये फेज वोल्टेज हो जाएगा। दिस इज द लाइन वोल्टेज विच इज आल्सो इक्वल टू द फेज वोल्टेज। अच्छा यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपका जो फेज वोल्टेज होता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू दी लाइन वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे आपने यही रिलेशन यूज़ करना है कि लाइन वोल्टेज आपका किसकी इक्वल होगा, 3 स्क्वायर रूट इनटू फेज वोल्टेज। ओके, सो दिस इज द लाइन वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास फेज वोल्टेज आ जाएगा यहाँ से। सही है, तो अब यहाँ पे मैंने फेज यूज़ करने हैं। ओके, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 मीन्स के प्राइमरी साइड पे 400 डिवाइडेड बाय √3, ये हमारा V1 आ जाएगा। ना, दिस इज द सेकेंडरी साइड। ओके, सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो सर V1 फिर हमारा 22,000 आएगा। ऊपर आपका 22,000 आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 400 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। इसको सॉल्व करने से क्या आता है, अरे 55 55 टाइम्स 5 कर लो, 275 आ जाएगा। 275। So 275, this will be the final answer. अच्छा 149, in the above question what is the output power? So हमारे पास in this case the output power will be equal to P will be equal to V phase I phase cos theta। ओके, तो हम पावर इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हमारे पास सेकेंडरी साइड क्या होगा, दिस इज द सेकेंडरी साइड। ओके, तो सेकेंडरी साइड पे आपका वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो 400 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय √3। और सेकेंडरी साइड फेज करंट क्या हो जाएगा, 231 कर लें, 275। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सर पावर फैक्टर 0.8। यस, इसको सॉल्व कर ले से क्या आता है, मल्टीप्लाई बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 0.8, सर 50.80। सॉरी, यहाँ पे 3 फेज हैं, दिस इज 3 फेज, तो 3 फेज के लिए यहाँ पे हम 3 भी यूज करते हैं। दिस इज फॉर 1 फेज। क्या आ रहा था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 152.4 किलोवाट। 152.4 किलोवाट। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ऑप्शन 3 बन जाएगा सर। अच्छा 150, द इनपुट करंट टू ए 3 फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 11 kilowatt supply system इतना। कैलकुलेट द सेकेंडरी लाइन वोल्टेज फॉर स्टार कनेक्शन, द टर्न रेशियो इज इतना। अच्छा, टर्न रेशियो इज गिवन टू यू दैट इज इक्वल टू 44। द इनपुट करंट टू ए 3 फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट टू 11 के, तो प्राइमरी V1 क्या हो जाएगा, 11 kV हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, 14 एम्पियर हो जाएगा। अच्छा, जब भी आपको वैल्यूज गिवन हो, ओके, जिस तरह यहाँ पे 11 kV उन्होंने यूज़ किया, तो ये आपका लाइन वोल्टेज होगा। ओके, जब वैल्यू अगर फेज के लिए वो आपको स्पेसिफिकली स्पेशल वो कहेंगे कि ये आपका फेज करंट है। सही है, ठीक है, सही है। तो जब कोई वो गिवन ना हो स्पेसिफिकली, तो आपने उसको लाइन वोल्टेज लेने। सही है, कैलकुलेट द सेकेंडरी लाइन वोल्टेज फॉर स्टार कनेक्शन इफ द टर्न रेशियो इतना। तो सेकेंडरी लाइन वोल्टेज फॉर स्टार कनेक्शन, तो प्राइमरी साइड पे भी स्टार है और सेकेंडरी साइड पे भी आपका स्टार है। सही है,
जी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ 11 kV, ओके, और टर्न रेशो है आपका, और हमने सेकेंडरी साइड, तो 44। टर्न रेशो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1। तो आपका जो सेकेंडरी लाइन वोल्टेज हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका जो लाइन वोल्टेज है दैट इज़ नॉट इक्वल टू द फेज वोल्टेज, ओके, बिकॉज दिस इज द स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज। सो वी विल यूज दिस रिलेशन। तो लाइन वोल्टेज आपको 11 kV गिवन है, तो 11,000 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 11,000 हो जाएगा। ऊपर हमने फाइंड करना है V2 को, टर्न रेशो मुझे 44 गिवन है। सो 44 टाइम्स 11,000, ये कर ले से क्या आता है, V2 फेज आ जाएगा, सही है। 44 टाइम सर 484 किलो वोल्ट 484 जी, इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलो कर लें के, तो टाइम्स 3 स्क्वायर रूट कर लो, तो आपके पास लाइन वोल्टेज आ जाएगा सेकेंडरी साइड पे। सर 838.31 किलो वोल्ट, ऐसा ही है। 838.31 किलो वोल्ट। सही नहीं आया सर? सर 11 किलो वोल्ट था, तो 11 जी n इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1, n मुझे गिवन था 44। अच्छा, वहाँ पे 11 किलो नहीं लेना चाहिए था, वहाँ पे दिस इज एक्चुअली द फेज। टर्न रेशियो मैंने ओके पहले सर, ऐसे कहा 3 से था। जी सर 3 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे आपका फेज वोल्टेज, सबसे पहले हम 11 यहाँ पे लाइन वोल्टेज ले रहे थे, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लो उसमें। ओके, लाइन वोल्टेज को फेज में कन्वर्ट कर लो, तो 11 kV डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट कर लो, फिर वहाँ पे पुट करने। सिक्स 350 आ रहा है। जी सर 6350 आ रहा है। तो n आपका क्या हो जाएगा, V2 डिवाइड बाई 6350.85, जो कि आपका फेज वोल्ट है। तो V2 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 44 के साथ, सो यू विल गेट 279437। 279437 जी सर। अच्छा, इसको फिर दिस इज द फेज वोल्टेज, ओके, तो इसको अब हमने लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो लाइन वोल्टेज के लिए इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 स्क्वायर रूट के साथ। 484 पॉइंट तो मल्टीप्लाई करना है ना? जी जी सर ये वही आ गया फिर 484 किलो वोल्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वेट, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। आपका प्राइमरी साइड भी स्टार है, सेकेंडरी साइड भी स्टार है, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपका ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। टर्न रेशो इन्होंने दिए हैं, इफ द फेज टर्न रेशो इज 44, तो इट मींस कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपका जो वोल्टेज प्राइमरी साइड का वोल्टेज दैट इज ग्रेटर देन द सेकेंडरी साइड वोल्टेज, ओके। जी so it means कि NP divided by NS that is equal to 44। जी ठीक है, सही है, क्योंकि NP is greater than NS। अगर आप NS divided by NP is equal to 44 लोगे, तो फिर तो वो तो लेस देन 0 से वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो तो NP is greater than NS। लेट्स से NP आपका है 40 और NS आपका है 30,
तो 40 डिवाइड बाई 30 आप कर लो तो आपके पास आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, जी सॉरी ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है सही है, लाइक 1.33 आ रहे हैं। लेकिन 30 जी डिवाइड बाई 40 कर लो तो आपके पास आंसर लेस देन 1 आएगा विच इज़ 0.75, ओके। लेकिन यहाँ पे टर्न जी रेशो इन्होंने ग्रेटर देन 1 हमें दिया है, तो इट मीन्स कि आपका एनपी ऊपर है और एनएस नीचे है, ओके, क्योंकि एनपी इज ठीक ग्रेटर है, देन एनएस इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके। सो यू ओके शुड सर, बी वेरी वेरी केयरफुल ओवर हियर। सो ये क्या हो जाएगा आपका, हमारे पास सेकेंडरी वी प्राइमरी डिवाइड बाई वी सेकेंडरी इज इक्वल टू एन पी डिवाइड बाई एन एस, ये रिलेशन है मेरे पास, ये आपका 44 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि इन्होंने कहा है कि आपका जो इनपुट प्राइमरी लाइन वोल्टेज वो 11 kV है, तो इसको आप 11 के भी है, यहाँ पे मेरे पास दोनों साइड पे स्टार स्टार कनेक्शन है, तो इट मीन्स कि आपका लाइन वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू फेज वोल्टेज, सो यू विल यूज दिस रिलेशन। तो इसको फेज में कन्वर्ट कर लो तो 11,000 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट कर लो, सो आपके पास लाइन प्राइमरी साइड पे फेज वोल्टेज आ जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज 6350 आ रहे हैं। जी सर ठीक है सही है, सर, ये प्राइमरी वोल्टेज है, या ये आपका प्राइमरी वोल्टेज है ठीक 6350.85, दैट इज इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई 44 कर लो। तो सेकेंडरी साइड फेज वोल्टेज आपके पास आ जाएगा 144.33 आ जाएगा, सही है। अच्छा, इसको लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है सेकेंडरी साइड को, तो ये आपका इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 स्क्वायर रूट के साथ, सो यू विल गेट 250, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। 250 आ रहे हैं आपके पास, जी समझ आ गया आपको 249.98, ना, वो पहले हमारे पास टर्न रेशो में थोड़ा मिस्टेक आ रहा था। जी सर ठीक है, इशू नहीं। अच्छा, अब हम ये चैप्टर मेरे पास कंप्लीट हो गया है और हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे पीछे, तो उसको थोड़ा सा कर जी लेते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। हमारे पास 83 क्वेश्चन था, 83 को हमने छोड़ा था। ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83, वी कैन फाइंड डैश ऑफ द ट्रांसफार्मर विद ओपन सर्किट टेस्ट। जी तो ओपन सर्किट टेस्ट, इसके जो करेक्ट आंसर है दैट इज द टर्न रेशो। ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू हम टर्न रेशो को फाइंड करते हैं, रेयर केसेस में अक्सर हम टर्न रेशो को फाइंड करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो कि ओपन सर्किट में हम क्या करते हैं। ओपन सर्किट में हमारे पास इस तरह होता है कि सर्किट आपका एक आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, जी शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू हम कॉपर लॉस को फाइंड करते हैं, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। एक आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम नो लोड लॉसेस को फाइंड करते हैं, ओके। नो लोड लॉसेस मींस के कोर लॉसेस को हम ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू फाइंड करते हैं, सही है। अच्छा, ओके सर्किट किस तरह होता है ओपन सर्किट, लाइक यहाँ पे आपका हम इस तरह कर लेते हैं कि ओपन सर्किट में ये मेरे पास ट्रांस एम मीटर हो गया, ये आपका प्राइमरी साइड हो गया, यहाँ पे मेरे पास वाट मीटर आ जाता है, वाट मीटर, यहाँ पे मेरे पास वोल्ट मीटर आ जाते हैं, ओके, जो कि प्राइमरी वोल्टेज को मेजर करेगा। दिस इज द एम मीटर विच विल मेजर योर करंट आई नोड। अच्छा, यहाँ पे आपका आयरन कोर आ जाते हैं, यहाँ पे आपका सेकेंडरी साइड आ जाते हैं, सेकेंडरी साइड आपका ओपन सर्किट होगा, ओके। एंड दिस इज़ द हाई वोल्टेज साइड, दिस इज़ द लो वोल्टेज साइड। तो ये भी अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि आपने कौन से वोल्टेज साइड को ओपन सर्किट रखना है, कौन से को क्लोज करना है, तो वो ओपन सर्किट आपने हाई वोल्टेज साइड को रखना है इन ओपन सर्किट टेस्ट। एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट यू विल कीप द, you will short circuit the low voltage side, okay,
लो वोल्टेज साइड को आपने शॉर्ट सर्किट करना है इन शॉर्ट सर्किट ठीक टेस्ट। है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास इनपुट वोल्टेज V1 है, यहाँ पे मैं अक्सर वेरिएक को कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, वेरिएक इज़ ए वेरिएबल वोल्टेज, सही है, ये आपको वेरिएबल वोल्टेज देते हैं। इसको एक नॉब सा होता है, उसको आप घुमाते जाओ तो आपका वोल्टेज इंक्रीज करते जाएगा या डिक्रीज होते जाएगा, सही है। तो वेरिएक के थ्रू हम वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओके। हम जब इस तरह के कनेक्शन बना लेते हैं सारे, फिर इंस्ट्रूमेंट जो है मयरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर लेते हैं, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं। लाइक वेरिएक के थ्रू आपने इस इनपुट वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर में आपको वैल्यू शो होता जाएगा कि आपका इनपुट वोल्टेज अब क्या हो गया। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको ठीक है। इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है। जब ये वोल्टेज आपका नॉर्मल रेटेड वोल्टेज तक पहुंच जाए, सही है, तो वहाँ पे आपने स्टॉप करना है। उसके बाद आपने वोल्टेज को इंक्रीज नहीं करना, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका इनपुट वोल्टेज नॉर्मल रेटेड वोल्टेज तक पहुंच जाए, तो फिर आपने ये तीन मयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, एक आपका एम मीटर से आपने डेटा लेना है कि एम मीटर आपको कौन सा कितना करंट शो कर रहे हैं, सही है। तो एम जी। मीटर आपको आई नोट करंट देगा, ओके, विच इज़ द नो लोड करंट, ओके। इसका जो वैल्यू होगा दैट्स विल बी वेरी स्मॉल, ओके, काफ़ी कम वैल्यू होगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड आपका ओपन सर्किट है, सही है, सही है। तो इसी वजह से आपका जो इनपुट साइड पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी काफ़ी कम होगा। वो भी काफ़ी कम होगा बिकॉज आई नोट इज़ वेरी स्मॉल। अच्छा, वाट मीटर रीडिंग आपको देगा इनपुट पावर, कि आपका पावर इनपुट पावर कितना आ रहा है, सही है। ओके। आउटपुट पावर आपके पास है कि नहीं? आउटपुट पावर यहाँ पे आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर डिपेंड करता है वोल्टेज पे और करंट पे। आउटपुट करंट आपका ज़ीरो है, तो आउटपुट पावर भी आपका जीरो। ज़ीरो होगा। इनपुट पावर यहाँ पे आपके पास है, सही है। तो इनपुट पावर जी। हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आई नोट करंट भी है और इनपुट वोल्टेज भी है, सही है। जी। अच्छा, इनपुट पावर आपको क्या क्या देगा? इनपुट पावर जो है वो आपको देगा कोर लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। लाइक जो इनपुट पावर हम देंगे वो किस किस को फुलफिल करेगा? वो कोर लॉसेस में ज़ाया होगा और कॉपर लॉसेस में ज़ाया और होगा। कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेज जो होंगे वो आपके कम होंगे, क्योंकि कॉपर लॉसेज आई के आई स्क्वायर आर होते हैं और यहाँ पे आई नोट की वैल्यू काफ़ी कम है, तो इसी वजह से आपके कॉपर लॉसेज काफ़ी कम होते हैं। तो इनपुट पावर मोस्टली कोर लॉसेज में वेस्ट होते हैं, सही है। ठीक है। अच्छा, अक्सर इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट जो होते हैं वो किसको मेजर करते हैं? वो ओपन सर्किट टेस्ट को मेजर कर वो सॉरी कोर लॉसेस को मेजर करते हैं, सही है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपके कॉपर लॉसेस को मेजर करते हैं। यहाँ पे भी ओपन सर्किट टेस्ट में भी कॉपर लॉसेस होते हैं, लेकिन वो काफ़ी कम होते हैं, जिसको हम अक्सर निगलेजिबल कर लेते हैं। अच्छा, सम टाइम, नॉट एवरी टाइम, कभी कभार हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे भी वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर लेते हैं हाई वोल्टेज साइड पे, सही है। वोल्ट मीटर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, सही है। और वोल्ट मीटर के साथ हम काफ़ी हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना। वो कंडीशन क्या है कि दिस इज़ द ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट मीन्स कि सेकेंडरी साइड आपका ओपन सर्किट होगा। तो ओपन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम काफ़ी हाई रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि ये एक्ट एज ए ओपन सर्किट काम करें, ओके। ओके। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर विथ हाई रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर लो, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग को आपने फिर नोट करना है, सही है। यहाँ पे करंट आपका ज़ीरो होगा, क्योंकि वेरी हाई रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। करंट ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा, नियर टू ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने का मकसद यही है कि मेरे पास सेकेंडरी साइड का वोल्टेज आ जाए। तो प्राइमरी साइड का भी वोल्टेज आपके पास है, सेकेंडरी साइड का भी वोल्टेज आपके पास आ गया, और इसको हम फिर इसके थ्रू फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को मेजर करते हैं। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो विच इज़ N
और के, अक्सर के से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभार एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस वोल्टमीटर को कनेक्ट करने का मकसद यही होता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को हम मैयर कर लें। तो ओपन सर्किट टेस्ट को अक्सर हम कभी कभार टर्न रेशो को मैयर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, टर्न रेशो एक ही बात है, सही है। ठीक है जी। अच्छा 84, इन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफॉर्मर जनरली in a short circuit test on a transformer we generally short circuit low voltage। सर वो शो कीजिएगा 1 मिनट, शो कीजिएगा 1 मिनट। जी सर, थैंक यू। अच्छा in a short जी सर, in a short circuit test on a transformer we generally short circuit high voltage winding, low voltage winding, either low or high voltage winding, none of the above। तो ये मैंने अभी फ्यू मिनट्स पहले आपसे डिस्कस कर लिए कि आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका जो शॉर्ट सर्किट होगा कौन सा साइड, लो वोल्टेज। यहाँ पे आपने ये यूज़ नहीं करना, लो वोल्टेज साइड को आपने शॉर्ट सर्किट करना है। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, अच्छा the core type transformer is generally suitable for high voltage and small output, high voltage and high output, low voltage and high output, none of the above। तो ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था और इसको अभी हम दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कोर टाइप और शेल टाइप। सर वो किया था। यस, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है आपका? कोर टाइप। ये कौन सा है? सर शेल टाइप है और ये कोर टाइप है सर। जो ब्लैक है ये कोर टाइप है, दिस इज द और जो कोर रेड टाइप है वो एंड दिस इज द शेल टाइप। अच्छा, दोनों को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, सही है। अच्छा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम वाइंडिंग को सराउंड करते हैं कोर के अक्रॉस। ओके, लाइक वाइंडिंग जो होता है ना उसके मिड में कोर आता है, सही है। जबकि शेल टाइप में क्या होता है, कोर वाइंडिंग कोर आपका सराउंड करता है वाइंडिंग को। यहाँ पे देख लो तो इस तरह लगे कि कोर आपका सराउंड कर रहा है वाइंडिंग को, सही है। कोर सराउंड कर रहा है वाइंडिंग को, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो होता है ना, ये प्लेट्स जो होते हैं, लेमिनेशन प्लेट्स जो होते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ एल होते हैं। ये इस तरह के होते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्लेट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। और दूसरा आपका ये इस तरह, तो एल शेप का होता है, सी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। अच्छा, जो आपका शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, उसमें हम अक्सर इस तरह कर लेते हैं कि ई टाइप का वो बना लेते हैं। ई टाइप, ओके। इस तरह का एक प्लेट होता है, दूसरा प्लेट वहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं, फिर तीसरा पे चौथा, और कुछ प्लेट्स हम इस तरह यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, इस तरह, सही है। तो इससे इस तरह का एच बन जाता है, ठीक है। अच्छा, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसमें आपका कॉपर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे आपका जो कॉपर यूज़ है वो कम होता है, सही है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ओके। कोर ज़्यादा यूज़ होते हैं तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे इंसुलेशन भी आपको कम रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वाइंडिंग से में करंट जाते हैं जिसकी वजह से आपका फ्लक्स होता है,
तो फ्लक्स आपका यहाँ पे पूरे कोर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सही है। सही है। यूनिफॉर्म या यहाँ पे फ्लक्स। क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स होता है, और जो लैम्प्स होते हैं यहाँ पे आपका फ्लक्स हाफ होता है। इसी तरह हाफ फ्लक्स आपको यहाँ पे आ जाता है। लाइक कुछ फ्लक्स आपका ओके हाफ फ्लक्स यहाँ पे आ जाते हैं और हाफ फ्लक्स आपका यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस लैम्प में हाफ हाफ फ्लक्स जाते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे आपका कॉपर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे आपके लॉसेस भी ज़्यादा होंगे और यहाँ पे आपके लॉसेस भी कम होंगे, सही है। इसका मेंटेनेंस इजी होता है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, सही है। सर शेल टाइप का मेंटेनेंस डिफिकल्ट है। या इसका जो मेंटेनेंस है वो डिफ़िकल्ट होता है। ओके अच्छा, इसका जो आउटपुट होता है, पावर आउटपुट, वो कम होता है, सही है। और ठीक है और उसका हाई होता है, सही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपका फ्लक्स, यहाँ पे आपका कॉपर जो होता है मोस्टली जो हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ये हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, सही है। जिस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, सही है, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, सही है। तो वो वहाँ पे हम कौन सा टाइप ऑफ वाइंडिंग यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, सही है। सर आपने तीन बताए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर और थर्ड कौन सा है? हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जितने भी है, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर और ऑटो ट्रांसफार्मर। सर ये तीनों हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। हाई वोल्टेज, यस, हाई वोल्टेज ओके सर ठीक है। के लिए हम ये यूज़ करते हैं, लो वोल्टेज के लिए हम शेल टाइप यूज़ करते हैं। लो वोल्टेज इट मींस के लो वोल्टेज हमारे पास कौन कौन से ट्रांसफार्मर है, जो मोस्टली आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपका लो वोल्टेज जी ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, ठीक है या ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कन्वर्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी हम जी लो वोल्टेज, वहाँ पे भी लो वोल्टेज होता है, वहाँ पे भी शेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है सर ठीक है। अच्छा, हाई वोल्टेज के लिए हम कोर टाइप को क्यों यूज़ करते हैं? कोर टाइप हम हाई वोल्टेज के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए आपका करंट हाई होगा, तो हाई करंट की वजह से आपका फ्लक्स हाई होगा, सही है। तो हाई फ्लक्स के लिए आपको लाइक जो हाई फ्लक्स होगा वो इस कोर टाइप में इजीली फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू शेल टाइप। शेल टाइप में आपका फ्लक्स इतना इजी फ्लो नहीं करता, क्योंकि हाफ फ्लक्स आपका यहाँ पे आ जाते ओके हैं, हाफ फ्लक्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके आयरन लॉसेस इतने नहीं होते, जबकि यहाँ पे आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं, सही है। तो सर इसी वजह से हम कोर टाइप यूज़ करते हैं फॉर हाई वोल्टेज के लिए, सही है। सर आपने आयरन लॉसेस को कैसे रिलेट किया? कोर टाइप में हमारे पास आयरन लॉसेस ज्यादा होंगे या आयरन लॉसेस कोर टाइप में कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो आपका फ्लक्स का पाथ है वो फ्लक्स को इतनी रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही, क्योंकि ओके। वहाँ पे कोर जो है वो थोड़ा थिक कोर है, जबकि शेल टाइप में आपका कोर इतना थिक नहीं होता है, सही है। जी सर। अच्छा, जो हाई वोल्टेज होते हैं उसमें आपका इंसुलेशन भी ज़्यादा इंसुलेशन की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए हमें ज़्यादा इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा, तो वो आप कोर टाइप में दे सकते हो वायर को हाई इंसुलेशन, जबकि शेल टाइप में आप वायर को इतना हाई इंसुलेशन नहीं दे सकते, जी सर ठीक है। तो ये अच्छा, लो वोल्टेज हम शेल टाइप लो वोल्टेज के लिए क्यों यूज़ करते हैं? तो लो वोल्टेज में क्या होगा, लो वोल्टेज में हमारे पास लो वोल्टेज मींस करंट लो वोल्टेज मींस कि आपको जो
जो वायर की थिकनेस है वो कम हो जाती है। जी सही है। और लो वोल्टेज में हमारे पास जो वायर की थिकनेस है वो कम हो जाती है, तो इसी वजह से हम शेल टाइप यूज़ करते हैं। और लो वोल्टेज में हमारे पास जो फ्लक्स होते हैं वो भी कम होते हैं, सही है, तो शेल कम टाइप होगा। उसके लिए बेस्ट हैं। और लो वोल्टेज में हमारे पास इंसुलेशन का भी इतना डिमांड नहीं होता है, सही है, तो जी इंसुलेशन भी हम लो वोल्टेज में थिन यूज़ करते हैं, इतना हाई हैवी इंसुलेशन यूज़ नहीं करते क्योंकि वोल्टेज कम होते हैं, सही है। जी इसी रीज़न की वजह से हम ये करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या था, द कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दिस ट्रांसफार्मर इज जनरली सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड स्मॉल आउटपुट। जी हाई वोल्टेज, यस। अच्छा, और 101 लास्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर दैट शुड नेवर हैव द सेकेंडरी ओपन सर्किट व्हेन प्राइमरी इज एनर्जाइज्ड इज पावर ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। ये आपने मुझे आंसर करना है। Transformer that should never have a secondary open. The current transformer करंट ट्रांसफार्मर, यस, अभी हमने फ्यू मिनट्स पहले डिस्कस किए। डिस्कस किया है, जैसे वो आपने रीजन भी सारी डिस्कशन की है हमने। यस, एग्जैक्टली। ओके, जी सर। so this is the end of this chapter. In next class we will start the three phase alternator, I think.